हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जो कि पहले हमने बायोलॉजी का बेसिक अच्छे से पूरा कंप्लीट किया, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था और हमारे नॉलेज के लिए भी। सबसे ज़्यादा मेन होता है नॉलेज, और फिर एग्ज़ाम तो है ही। तो मेन जो कि बायोलॉजी का बेसिक था हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद आज से हम चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। इससे पहले जो भी थोड़ा सा एक साइड में एनसीईआरटी के एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होने से पहले छोटा सा एक पैराग्राफ है, आपको इनके बारे में जानना जरूरी है, इन साइंटिस्ट के बारे में। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था इन कैंपटन, जो कि जर्मनी में आता है। अर्नस्ट मेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। डार्विन कौन थे? एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन पे बहुत सारा वर्क किया है। इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे नेचर द्वारा सेलेक्ट किया गया, मतलब कोई भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना ही कहलाता है, और वही हमें आगे ग्रो करता है, वही ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर पाता है। ये डार्विन का कहना था। वॉज वन ऑफ द इसके बाद अर्नस्ट मेयर वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। उस टाइम के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक अर्नस्ट मेयर को माना जाता था। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट and science in 1953 and retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithologist, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost he single-handed made the origin of species diversity the central question evolutionary biology that it is today. He also pioneered currently accepted definition of biological species. इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज में बताया था कि दो सिमिलर स्पीसीज ही आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, और जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा। अगर कोई दो डिफरेंट स्पीसीज अगर इंटरब्रीड करता है तो उसका ऑफस्प्रिंग कभी फर्टाइल नहीं होगा। ऐसे तो कभी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को कभी फर्टिलाइज करेगा ही नहीं। अगर करता है तो वो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कभी फर्टाइल नहीं होगा। इसके बाद मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस। इन्हें 3 प्राइजेस से नवाजा गया था। वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, the Bulgen Prize in 1983, the International Prize of Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayer died in the age of 100 in the year 2004. इनका लाइफ पीरियड जो था वो 100 साल का था। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनका डेथ 2004 में हुआ था। हमने अर्नस्ट मेयर के बारे में अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर। इसमें पहला जो है वो लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना आश्चर्यचकित है ये लिविंग वर्ल्ड, ये जीवों का दुनिया। तो द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लैक, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी हैबिटेट्स हो, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशियंस हो, फ्रेश वाटर लैक्स हो, डिजर्ट्स हो या हॉट स्प्रिंग हो। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evoke and away a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what living is opposed to the non-living, and the second is philosophical one. हर जो एक
आदमी होता है उसका सोच अलग होता है, हर का अपना अपना सोच होता है। इसमें बताया हुआ फिलोसफी वाला जो है वो ये सोचता है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन एक साइंटिस्ट है जो एक बायोलॉजिस्ट है वो ये समझता है, ये ट्राई करता है सोचने का, ये डिफाइन करने का सोचता है कि लाइफ व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। जबकि एक फिलोसफी वाला होता है वो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इसे लाइफ का पर्पस, और इसे व्हाट इज़ लिविंग। तो हम लोग को लिविंग के बारे में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। व्हेन वी ट्राई to define living, we conventionally look for distinctive characteristics we exhibit by living organism। जब हम ट्राई करते हैं लिविंग को डिफाइन करने का, तो हम देखते हैं इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग। क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग, हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही पता चलेगा। विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका फीचर है प्रोटोप्लाज्म आता है, इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, लाइफ साइकिल आता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है, अलग अलग लाइफ साइकिल वैरी करता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। इसके बाद मूवमेंट्स, फिर एक्सक्रेशन आता है, इसके बाद मेटाबॉलिक वेस्टेज। हम सब पे ब्रीफ में बात करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें ग्रोथ आता है। ग्रोथ क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबका ग्रोथ होगा, सब ग्रो करेंगे। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास में बढ़ना और नंबर में बढ़ना, नंबर में बढ़ेगा सेल डिवीजन में, ये इंक्रीज इन नंबर सेल डिवीजन में होगा। इंक्रीज इन मास मतलब बॉडी वेट का बढ़ जाना। ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और its parts is called growth. Increase in mass and increase in number are twin characteristic of growth. This is an irreversible, permanent increase in size of the organ or it's even of an individual cell. ग्रोथ की बात करें तो दो टाइप का होता है, पहला इंट्रेंसिक, इसके बाद और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक ग्रोथ बॉडी के इनसाइड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये लाइफ का। इसमें ग्रोथ इनसाइड होगा, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, और ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसे हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, जो कि ये नॉन लिविंग को दर्शाता है। इसका क्या मतलब हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल पत्थर है, उस पर मिट्टी जमा होते गया उस पर सरफेस पे जो आया है उससे ग्रोथ हुआ उसका, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसके बाद इंट्रिंसिक ग्रोथ दो टाइप का होता है, डिटर्मिनेट, एक बोलते हैं इंडिटर्मिनेट ग्रोथ जिसे हम अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ जिसे हम लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स का जब तक लाइफ स्पान होगा तब तक वो ग्रो करेगा। इसके बाद आता है डिटर्मिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ। ये एक लिमिट होता है, इसका एक एज होता है, जब एक सर्टेन एज तक ही होगा ये ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, इट अकर्स ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल्स में देखिएगा। इसके बाद सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। सेल डिवीजन में भी यही होता है, जो ऑर्गेनिज्म थ्रू सेल डिवीजन से अपने आप को ग्रोथ करते हैं, उसमें जो पुराना सेल हो जाता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और आगे फिर नया सेल बनता है। इसके बाद ठीक है पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज seen only up to a certain age. However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. जो हमने अभी बताया सेल डिवीजन में जो पुराना वाला टिश्यू, जो पुराना वाला सेल होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और आगे नया सेल डिवीजन से सेल डिवाइड करके फिर बनता है।
इसमें इसके बाद दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया। इसके बाद वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर्स में हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से सेल अपने आप को नंबर्स में डिवाइड करता है। इसके बाद इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम तरह से ही होता है। उनका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने का जो मोड होता है वो सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है। जैसे सेल डिवीजन से भी ग्रोथ होता है, उससे रिप्रोडक्शन हो गया। इसके बाद वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, जो मैंने बता दिया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स हो गया, वर्ल्ड्स हो गया, सैंड माउंट हो गया टू ग्रो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as defining property of living organism. इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें आ जाता है मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉन्शसनेस। ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलता है, ये नॉन लिविंग में नहीं मिलता, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और ग्रोथ का तो एक्सेप्शन है, जो मैंने देखा अभी, किस तरह से माउंटेन ग्रो करता है, तो किस तरह से एक पत्थर ग्रो करता है। तो इसका मतलब ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग का भी प्रॉपर्टी है और लिविंग का तो है ही। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, जबकि लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग का भी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। इसके बाद आ जाता है डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं कर सकता। हमने ग्रोथ तक कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा जो आगे का है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में दो टाइप का आता है, पहला असेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जिसमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अपने तरह एग्जैक्ट कॉपीज अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने जो पेरेंट्स होता है उसका सेम एग्जैक्ट कॉपीज उसका ऑफस्प्रिंग होता है। उसे हम क्लोन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, उस ऑफस्प्रिंग के लिए। इसके बाद लिखा हुआ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन या प्रोजेनी पोसेशन फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका वही मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत फीचर जो है उसके पेरेंट्स का उसके ऑफस्प्रिंग से मिलेगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स आल्सो, जो मैंने बताया कि असेक्सुअल के द्वारा भी रिप्रोड्यूस होता है, ऑफिस रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। इसका मतलब फंगी का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें अपने आप को वो डिवाइड करता है और पूरे में फैल जाता है और वो प्रोड्यूस करता है जो असेक्सुअल स्पोर उसने बनाए होते हैं। इसके बाद इन लो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हुआ, हाइड्रा हुआ, वी ऑब्जर्व बडिंग, हमें उसमें बडिंग देखने को मिलता है। इसके बाद इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है? अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ये इन सब में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। When comes to unicellular organism like bacteria हो गया, unicellular algae और अमीबा, reproduction is synonymous with growth. इनका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम ही होता है। जिस तरह से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही ग्रोथ भी करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल वी हैव already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single cell organism
we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce: mules, sterile worker bees, infertile human couples. ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है रिप्रोडक्शन। और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो एक्सेप्शन में ना हो, लेकिन रिप्रोडक्शन का तो एक्सेप्शन है, इसलिए रिप्रोडक्शन आता है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है। इसके बाद reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Non-living object कभी भी अपने आप को रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे और ना ही अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे। इसके बाद अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल से बने हुए। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। बिलोंगिंग वेरियस साइजेस, इसका क्लासेस अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है। और कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल्स रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। These are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, be the unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi, and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं उन सबको जोड़कर हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है। तो मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए ये सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी in cell-free systems. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living or non-living or no. अगर सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं तो ना ही वो लिविंग होगा और ना ही वो नॉन लिविंग होगा। जबकि हम एक इन विट्रो में करवाते हैं विट्रो, तो उसे हम लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद यहीं तक आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।